आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज चैप्टर 3। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को एटम्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पढ़ना है, जैसे एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, और आयंस क्या होते हैं। यहाँ तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी फॉर्मूला यूनिट मास पे आएगी, यानी कि केमिकल फॉर्मूला, क्रॉस वैलेंसी, इन सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम लोगों को जो सबसे पहले चीज़ समझनी है वो है एटम। भाई हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटम का जो नाम है वो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने दिया था, जो कि ग्रीक्स के लोग थे। और उससे पहले महर्षि कन्नड़ और महर्षि पकोदा कत्यायमा ने एटम के बारे में बात करी थी। उन्होंने एटम को परमाणु बताया था। तो एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और डाल्टन ने भी इसके बारे में बात करी थी। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे एटम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं तब जाके मैटर बनता है। यानी कि एटम को हम ये बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, है ना। एटम को उन्होंने कहा था कि डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल। एटम को उस नाम का मतलब ही यही है कि इनडिविजिबल। तो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब एटम सबसे छोटा होगा। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का। ठीक है, आसपास आपके कोई भी, अब मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आते हैं। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आते हैं। तो मैटर में जितने भी आपके पास आसपास जितने भी मैटर होंगे उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। और इसको अब क्योंकि देखो, जब हम लोग घर बनाते हैं हम लोग, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल एटम का यही दिया जाता है कि जब हम घर बनाते हैं तो घर कैसे बनता है, छोटे छोटे ईंट को जोड़ जोड़ के हम पूरी इमारत बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे एटम्स को जोड़ जोड़ के हम मैटर बना लेते हैं। इसीलिए मैटर को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है। एटम को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो एटम को हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, एटम को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट, इनडिविजिबल भी लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। अब भैया ये जो एटम है ना ये बहुत छोटा है, मतलब कि दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप उतना छोटा कोई चीज इमेजिन कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल के तौर पे आपने सुई देखी होगी, सुई की नोक पे जो पतली सी बारीक सी सुई होती है उसकी नोक पे करीब मिलियंस ऑफ एटम्स है। अब आप सोचिए कि सुई की नोक, सुई कहीं गिर जाए वो तो मिलती नहीं है, और एटम इतना छोटा है। तो एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल देख लो, साइज ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर्स, विच इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। हम लोगों ने ये चीज प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जब हम लोगों ने सोल्यूशन के पार्टिकल्स पढ़ा था। तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज भी क्या होता है, यही होता है 10⁻⁹ मीटर्स, विच इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये उनका साइज होता है। तो साइज ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच। क्यों अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज अलग अलग एटम्स का साइज भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बहुत ही छोटा है, ठीक है, ऑक्सीजन उससे बड़ा कैल्शियम। ऐसे करते करते जैसे जैसे एटम्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज चेंज होता जाएगा। इसलिए ऑन एन एवरेज 10⁻⁹ मीटर्स के आसपास एटम का साइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात साइज की। अब बात करते हैं जरा एटम के मास की। तो किसी भी एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ एन एटम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या बुलाएंगे उसको, हम क्या बुलाते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा, किसी भी मास का एटम, किसी भी एटम का मास कितना है, मास का एटम किसी भी एटम का मास कितना है, यही क्या होता है उसका एटॉमिक मास। अब हमारे पास तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एटम,
ये बात किसने कही थी? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा था? डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। अलग अलग एटम के जो मास होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे? सब डिफरेंट होंगे, यानी कि एटॉमिक मास अलग होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया है और एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया है, दोनों अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है, तो दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा, मतलब दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन ये है कि उतने छोटे पार्टिकल का हम एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो जब हम एटम का मास निकालते हैं तो हम उस मास को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं बताऊंगी अभी कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोला हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने ये रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं आप लोग, तो जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे बाट रखे जाते हैं, वेट्स रखा जाता है, ठीक है। 1 किलो आपको आलू लेना है तो 1 किलो आलू लेने के लिए आप दुकानदार क्या करेगा, सब्जी वाला क्या करेगा, 1 किलो का बाट रखेगा, बट्टा जो भी बोल लो, वेट बोल लो, ठीक है। 1 केजी का उसने वेट रखा, दूसरी तरफ उसने आलू रखा, ठीक है। तो उसने आलू वे कर लिया कि नहीं, है ना, उसने तराजू में तौल के क्या कर लिया, आलू का वजन पता लगा लिया कि भाई ये 1 किलो है, ठीक है। ऐसे वो 2 किलो 3 किलो तौल देगा। अब मान लो कि उसके पास उसका पड़ोस वाला है, ठीक है, पड़ोस वाले के पास तराजू तो है पर वो 1 किलो का वेट उसके पास नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो एग्जाम्पल को, बड़ा मजा आ जाएगा, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एक दुकानदार के पास आप गए और आपने उससे आलू लिया, कितना, 1 किलो। उसके पास 1 किलो का वेट था, उसने तराजू में एक तरफ 1 किलो का वेट रखा, दूसरी तरफ उसने आलू रखा, वे कर लिया, आलू का वजन पता चल गया। बगल वाले ने, आप बगल वाले के पास गए, बगल वाले से आपने बोला कि भाई 1 किलो भिंडी दे दो। आपने क्या बोला, 1 किलो भिंडी दे दो। अब उसने कहा कि भैया हमारे पास तो तराजू तो है लेकिन वो 1 किलो का वेट नहीं है, मैं तोलूं कैसे? तो आपने बोला भैया ये जो आलू है ना ये 1 किलो का है, इसके बराबर भिंडी तौल दो। ये चीज हो सकती है कि नहीं, है ना? तो वो क्या करेगा, एक तरफ भिंडी रखेगा और एक तरफ आलू रखेगा, जो वो 1 किलो तौला के लेके आया हुआ है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने भिंडी का भी 1 किलो मास निकाल लिया, है ना, वजन निकाल लिया कि नहीं? तो ठीक, अब क्योंकि जो भिंडी का जो 1 किलो मास निकाला गया है, हम मास बोल रहे हैं ऑल्दो वेट निकाल रहे हैं बट स्टिल आई एम यूजिंग द वर्ड मास। ये जो भिंडी का 1 किलो मास निकाला हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला आपने, आलू के रिस्पेक्ट में निकाला, आलू को वजन करके उससे उसके रिलेशन में निकाला। तो क्योंकि भिंडी का 1 किलो वेट आलू के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, इसीलिए हम भिंडी का मास जो 1 किलो आया है उसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव भिंडी का मास, ठीक है, या रिलेटिव भिंडी का वजन, ठीक है। रिलेटिव क्यों, क्योंकि वो किसी और से रिलेट करके निकाला गया है, किससे, आलू के वजन से। आई बात समझ में? तो ठीक, अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो अब मैं आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास, अब एटम के केस में भी यही होगा। क्या हमने क्या किया कि जैसे उसने आलू को एक स्टैंडर्ड मान लिया था, अब उस 1 किलो आलू से वो पूरी दुकान की कोई भी सब्जी तौल सकता है, ठीक है। वो 1 किलो 2 किलो आराम से तौल सकता है कि नहीं? तो उसने क्या कर दिया, उस आलू 1 किलो आलू को उसने स्टैंडर्ड बना लिया। अब उस एक स्टैंडर्ड से उसका मास उसको कंफर्म है कि ये 1 किलो है, उस 1 किलो से बाकी वो सबका मास निकाल सकता है। सब्जी मंडी में जितनी भी सब्जियां होंगी सबका वो मास कैलकुलेट कर सकता है। ठीक इसी तरीके से एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, एक स्टैंडर्ड मास ले लिया। वो कौन था, वो किसका मास था, वो था कार्बन का मास, ठीक है, कार्बन का मास। तो हमने ले लिया है कार्बन। अब कार्बन देखो, कार्बन जो है, अब मैं एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि कार्बन 3 तरीके के पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अभी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ना है दोबारा, इसलिए ध्यान से। तो ये जो कार्बन होता है इसके 3 मास होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है अभी तक, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब से सीख लो। कार्बन का मास हम मानते कितना है, 12 ग्राम्स, बट एक्चुअल में इस यूनिवर्स में कुछ कार्बन के एटम ऐसे भी हैं जिनका मास 12 नहीं है बल्कि 13 है,
और कुछ ऐसे भी हैं जिनका 14 है। हाँ, वो अलग बात है कि उन सारे एटम में 12 वाला जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा है, 13 और 14 वाला थोड़ा कम है। इसलिए हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि कार्बन का मास 12 ही हम मान के चलते हैं। बट 12 के अलावा 13 भी होता है, किसी किसी कार्बन के एटम का मास 14 भी आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्बन 12 वाले को, 13 14 नहीं, कार्बन 12 वाले को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। अब उसी कार्बन 12 को हम लेके बाकी सारे एटम, ठीक है, बाकी सारे अलग अलग एटम्स का मास निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो मास आएगा, ठीक है, अब जो मास आएगा, अब क्योंकि वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, किसी दूसरे के रिलेशन में निकल रहा है, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, इसीलिए उस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या, किसी से रिलेट करके निकाला गया। ठीक है, तुमने खुद जाके वजन नहीं किए, क्या क्या किया है, किसी से रिलेट करके। तो यहाँ पे रिलेशन किससे हम निकाल रहे हैं, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के हम निकाल रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोगों के पास जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, अलग अलग एटम्स के मास, आपको कैलकुलेट थोड़ी करना है वहां पे, वो तो कैलकुलेटेड है, बस आपको सीखना है कि कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। ठीक है, तो जितने भी मासेस हमारे पास हैं इस वक्त एटॉमिक मासेस, वो सब कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाले गए हैं। ठीक है, इससे पहले क्यों इस कार्बन 12 की, क्योंकि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड माना है। उसके पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया था और उससे भी पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था। ठीक है, अब हम कार्बन 12 को मानते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मान लो कि ये है कार्बन 12 का एक एटम। ठीक है, कार्बन 12 का एक एटम। बार बार कार्बन 12 क्यों बोला जा रहा है, बार बार कार्बन 12 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर हम सिर्फ कार्बन बोलते हैं तो कार्बन में तो 12 भी आ जाता है, 13 भी आ जाता है और 14 भी आ जाता है, इसलिए हम कार्बन 12 बार बार बोल रहे हैं कि हमको 12 वाला कार्बन ही लेना है। ये रहा कार्बन 12, भाई इसका मास कितना होगा, 12 ग्राम्स होगा। ठीक है, कार्बन का एक एटम है, ये क्या है, एक एटम। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम्स, तो ये एक एटम है, इसका मास 12 ग्राम्स होगा। मैंने क्या किया, इस कार्बन के एक एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये बताओ कि एक पार्ट का मास कितना आएगा। अगर मैंने 12 ग्राम की किसी चीज को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट का मास 1 ग्राम आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक तराजू। ठीक है, हमने मान लिया एक ले लिया है मैंने तराजू, यानी कि बैलेंस। मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो कि मैंने हाइड्रोजन का एक एटम रख दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम रख दिया। अब ये जो हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका मुझे मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन का एक एटम रख दिया, दूसरी तरफ इस वाली तरफ मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने कार्बन का 1 ग्राम वाला पीस जो है वो यहाँ पर रखा। ठीक है, एक पीस मैंने यहाँ पर कार्बन के एटम का रख दिया। जैसे ही मैंने इसको रखा, मैंने देखा कि जो तराजू है वो बराबर हो गया, तराजू बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है, 1 ग्राम है कि नहीं, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये क्या था, 1 ग्राम था। मान लो मैंने हाइड्रोजन, ये बात समझ में आ गई होगी, हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर लिया। मान लो कि अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के, मान लो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन रख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन रख दिया। अब ऑक्सीजन का जो मास है ना, ऑक्सीजन का जो मास है ये कैसे कैलकुलेट होगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से एक एक पीस निकाल के मैं रखती गई। ठीक है, 12 पीस खत्म हो गया, हमने दूसरा आइटम ले लिया, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वहां से पीसेस लाके मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तब तक रख रही हूँ जब तक ये बराबर ना हो जाए। मैंने देखा ये बराबर कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे ऐसे 1 ग्राम के 16 पीसेस यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ऐसे मैंने कितने रख दिए, 16 पीसेस। ठीक है, एक ग्राम के 16 पीस रखे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया। आई होप दिस इज अंडरस्टूड।
ठीक है। तो हमने इस तरीके से तराजू में रख के एक एक पीस यहाँ से निकाल के लेते हुए जाना है तब तक जब तक ये बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाए तो मतलब आप देख लो कि भाई यहाँ पे कितना मास है, फिर एक एक ग्राम के 16 पीस रखे हैं तो 16 ग्राम हो जाएगा, यानी कि और ये बराबर है, यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। तो इस तरीके से हमने सारे एटम्स का मास जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। ऑक्सीजन का 16 हमने मान लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मान लिया है, नाइट्रोजन का 14 मान लिया है। इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स का मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो एटॉमिक मास आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आगे जाके आप एटॉमिक मासेस निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, ठीक है। तो ये तभी पता होगा जब आपको मास याद होगा, ठीक है। तो कुछ तो कॉमन है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये सब कुछ बहुत ही कॉमन है। तो इन सब का मास आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब हम किसी एटम का मास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। अच्छा, ये जो 1 ग्राम लिखा है ना, ये जो कार्बन 12 के एटम को 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा पार्ट है उसका मास कितना लिखना? 1 ग्राम। ये जो 1 ग्राम वाला जो मास है इसको हम बोलते हैं AMU। सबसे छोटा यूनिट है ना, सबसे छोटा पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? AMU। AMU का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1 ग्राम मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 एटम का जो 1/12 पार्ट का जो मास होता है, ठीक है, कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट ही ना, 1/12 पार्ट ही तो है। 1/12 पार्ट का जो मास होगा कितना होगा? 1 ग्राम। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया मैंने क्या बोला? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 के एटम का 1/12 पार्ट का मास। कार्बन 12 का एटम है, उसका 1/12 क्या होगा? यही तो होगा, है ना। उसके 1/12 एटम, 1/12 पार्ट का मास कितना है? 1 ग्राम। यही आपका क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसी एटॉमिक मास यूनिट को रख रख के हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा, अगर इस लैंग्वेज में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो एक एक पीस करके 16 पीसेस रखे थे वो क्या रखा? जैसे मैंने पहला पीस रखा तो पहला पीस क्या बोलूंगी मैं? एक AMU रखा, भाई ये एक AMU ही तो है, ठीक है। तो मैंने एक AMU रखा, उसके बाद मैंने दूसरा AMU रखा, फिर मैंने तीसरा AMU रखा, ऐसे रखते रखते मैंने कितने AMU रख दिए? 16 AMU रख दिया कि नहीं, ठीक है। इसको और शॉर्ट में हम 16U भी बोल सकते हैं। इसलिए कहीं कहीं पे आप देखोगे अपने चैप्टर में कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम्स की जगह पर 16 AMU या 16U भी लिखा हुआ है। तो चाहे आप 16 ग्राम बोल लो, चाहे 16 AMU बोल लो, चाहे 16U बोल लो, बात सब में बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप दिस इज क्लियर। इन केस अगर इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है और यू वांट टू रिपीट मी, रिपीट करना क्या, आप अब तो क्लास में तो बैठे नहीं हो, वीडियो देख रहे हो तो रिवाइंड फॉरवर्ड आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट इन केस अगर आपको कुछ इसमें लगता है कुछ कमी या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट में वो चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगी इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। डस्टर नहीं है आज मेरे पास, इसीलिए बहुत ही दुख के साथ मुझे इस कपड़े से इरेज करना पड़ रहा है इसको। चलो अब क्या हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि एटम जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा है ना कि एटम बड़ा ही फ्रेंडली है, ठीक है। एटम अकेले नहीं रहना चाहता, ठीक है। कुछ बहुत ही गिने चुने एटम्स हैं, बहुत ही गिने चुने एटम जिनको नोबल गैसेस कहते हैं, वो अकेले रह सकते हैं, ठीक है, वो अकेले रह सकते हैं। फिर भी पर उसके अलावा जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, जितने भी एटम्स होंगे सब के सब किसी के साथ रहना चाहते हैं, अकेले रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले अपने दम पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनको किसी के साथ रहना पसंद है, मतलब कि वो किसी के साथ कंबाइन करते हैं
एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए वो किसी के साथ कंबाइन करते हैं। आएगा समझ में? तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं उसमें उस केस को हम क्या बोलते हैं? वो जो चीज बनती है वो क्या बोलते हैं हम उसको? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो मॉलिक्यूल ही है। मॉलिक्यूल क्यों बनता है? क्योंकि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऑल्सो एटम कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये जो दो एटम है ये हो सकता है कि एक ही एलिमेंट का एटम हो या हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट का एटम हो। कैसे? देखो जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल O2 और एग्जांपल H2O, इन्हीं दोनों एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, एक ले लेती हूँ हीलियम का। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 का मतलब क्या हुआ? कितने ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड हैं? दो, कंबाइंड है दो। ठीक है, O2 का मतलब दो ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइंड है। ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन है। ये दोनों देखो सेम है कि नहीं? दोनों ऑक्सीजन है तो एटम सेम हो सकता है और मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहाँ है वाटर। अब वाटर में क्या है? दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, दो से ज्यादा, तीन एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। क्या तीनों सेम है? नहीं, तो एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो भी वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर ये हीलियम, यहाँ पर हीलियम आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो अकेला है। ये मैंने आपको बताया ना कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि अकेले रह सकते हैं, ये उन्हीं में से एक है। ये क्या है? एक नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, ये सब के सब कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि अकेले रह सकते हैं, तो हम इनको भी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, हम इनको भी क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ऑल्दो ये अकेले हैं बट स्टेबल हैं। ठीक है, अकेले हैं जरूर पर वो एटम स्टेबल है, ये अकेले रहना ही पसंद करते हैं, किसी के साथ जल्दी कंबाइन नहीं करते। कुछ ऐसे गिने चुने जिनका नाम मैंने बता दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनान। ठीक है, अच्छा अब कुछ मॉलिक्यूल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप्स क्या क्या है? देखो सबसे पहला टाइप है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो का मतलब क्या हो गया? वन, एटॉमिक का मतलब आपको पता है एटम। तो जब कोई मॉलिक्यूल एक एटम से बना होगा, जब कोई मॉलिक्यूल एक एटम से बना होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब क्या? मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। ठीक है, एग्जाम्पल भाई उठा लो, ये से एग्जाम्पल क्या हो गया? हीलियम। देखो हीलियम अकेला है कि नहीं? अकेला है, लेकिन हम उसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं बिकॉज दिस एटम इंडिपेंडेंटली कैन एग्जिस्ट, स्टेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये हो गया आपका मोनो एटॉमिक। एक हो गया आपका, अगला हो गया डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई का मतलब क्या होता है? टू। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम्स, टू एटम्स कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? मेड अप ऑफ टू एटम्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा भाई? O2 हो जाएगा। ठीक है, O2 हो जाएगा, दो एटम्स आपस में कंबाइन कर गए हैं, O2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ठीक है, H2 हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके डायटोमिक के। थर्ड देख लेते हैं ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कितने? ट्राई मतलब थ्री, मेड अप ऑफ थ्री एटम्स। ठीक है, मेड अप ऑफ थ्री एटम्स। एग्जाम्पल, वो तीन एटम्स कौन कौन से का एग्जाम्पल कौन हो गया? O3। O3 मतलब ओजोन। ये क्या है? ओजोन। ठीक है,
आप लोगों ने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर की सबसे पहली जो लेयर होती है गैसेस की वो क्या है, ओजोन है, जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो कि अब धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है आपका टेट्रा। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ बस याद रखिए, बस उतना ही एग्जांपल आएगा, उसके अलावा और कोई एग्जांपल आएगा भी नहीं। ठीक है, टेट्रा, टेट्रा मींस 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि मेड अप ऑफ 4 एटम्स। ठीक है, 4 एटम से बना होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, P4, फास्फोरस। ठीक है, P4 मतलब फास्फोरस। अच्छा, अब इसके बाद ऐसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा चलता रहेगा। तो एक और देख लेते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में तो खैर सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब एक से ज्यादा। पॉली मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा में तो डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक सब इसके एग्जांपल है। ये सब के सब किसके एग्जांपल है, पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम, दो से ज्यादा, जितने दो से ज्यादा वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑल आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबके सब पॉलीएटॉमिक है। हाँ, पॉलीएटॉमिक में भी डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, पेंटा हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बट सबके सब है पॉलीएटॉमिक। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है S8। क्या लिखा मैंने, एग्जांपल क्या है, S8। S8 सल्फर का एटम है, 8 सल्फर के एटम से बना हुआ, सॉरी सल्फर का मॉलिक्यूल है जो कि 8 सल्फर के एटम से बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक से सारे, कोई बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल जो है वो खत्म हो गया। अगला हमारा है, लिख लो इसको, अगला है हमारा आयंस। ऑलराइट, तो अगला देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। इसके बाद हम लोगों को फॉर्मूला, यूनिट मास और क्रॉस वैलेंसी पढ़नी है। ओके, तो अगला है हमारा आयंस। ठीक है, अब देखो आयंस क्या होता है, आयंस के बारे में डिटेल में हम मतलब अभी मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर में आयंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ाने लग जाऊंगी तो आपको समझ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप एटम के बारे में क्लियरली, उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ लोगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अंटिल यू आर क्लियर विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब तक आपको ये आयंस वाला जो है ये समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट आयंस। अब वो इंट्रोडक्शन क्या है, देखो आयंस क्या होते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे कि कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगा होता है, चार्ज लगा होता है। उनके ऊपर क्या लगा होता है, चार्ज। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया, ठीक है, प्लस चार्ज लग गया। ऐसे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव लग गया। ठीक है, तो ये जितने भी चार्ज वाले स्पीशीज होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, जितने भी स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, हो सकता है अगर अभी तक नहीं देखा है तो आगे अभी बहुत ज्यादा देखोगे। ठीक है, आगे बहुत आपको ये चीजें देखनी है। तो ये जितने भी आपके ये चार्जेस लगे हुए हैं, ये सारे चार्जेस वाले जितने भी स्पीशीज होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, आयंस। अगर कहीं पर ऊपर चार्ज दिख जाए, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसा भी तरीके का चार्ज दिख जाए, तो वो सब क्या है, आपके आयंस हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, जितने भी चार्ज स्पीशीज होंगे सब के सब आयंस होंगे। अब इसमें आप कितने भी एग्जांपल लिख लो, अभी मैंने Na पॉजिटिव वहाँ पे बताया, Cl नेगेटिव बता दिया, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव बता दिया, उसके बाद फिर NO3 नेगेटिव बता दिया, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव बता दिया, एक्सेट्रा, बहुत सारे, बहुत हैं। ठीक है, बहुत है। अब ये जो आयंस है, अब आप देख रहे होंगे कि इन आयंस में कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। ये जितने भी पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, किस नाम से, कैटायंस। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड
आयंस आर कॉल्ड कटाइंस। इन सबको हम क्या बुलाते हैं? कटाइंस। नाम दे दिया, एक अलग कैटेगरी बना दी। एग्जाम्पल में भाई आपका Na पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्सेट्रा, बहुत है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड अनायंस, ठीक है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे सबके सब क्या बुलाते हैं? उनको अनायंस बुलाते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, उसके बाद फिर NO3 नेगेटिव एक्सेट्रा, बड़े सारे, बहुत सारे। तो ये हो गया आपका आयंस। अगर आपको आयंस के और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल बनाया है, जिसमें कि सारे आयंस लिखे हुए हैं। ये सारे आयंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी, तो अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि ये टेबल तो ऐसे फालतू है, तो वो फालतू बिल्कुल भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी यूजिंग दीज formulas and these symbols to फॉर्म केमिकल फॉर्मूलाज बनाना है ना भी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उस वीडियो में उस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि आयंस कौन कौन से होते हैं और उनका सिंबल, उनका चार्ज कितना होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि Na के ऊपर पॉजिटिव ही लगता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लगता है, मैग्नीशियम का सिंबल ये क्या है? Mg है। Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ठीक है। ऑल दिस यू शुड नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉर्म द केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक छोटी सी चीज यहाँ पे रह गई है, वो ये है कि ये जितने भी सिंबल्स हम लिखते हैं, ठीक है, ये क्लोरीन का सिंबल मैंने Cl लिखा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है, OH हो गया, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो सिंबल्स हैं ये कौन डिसाइड करता है? देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें कि सारे जितने भी कंट्रीज है सब पार्टिसिपेट करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई है ताकि कोई केओस ना हो। जैसे मान लो कि इंडिया के लोगों ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी होती, मतलब ऑक्सीजन ढूंढ के निकाला होता, ठीक है, और वहीं कहीं और पे किसी दूसरे देश में वहाँ के लोगों ने भी ऑक्सीजन निकाला होता। तो भाई अब हम लोगों ने निकाला है ऑक्सीजन, तो हम उसका ऑक्सीजन मतलब जब आप ढूंढ के निकाला हम लोगों ने, तो हम सोचेंगे कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। तो आप अब इंडिया के लोग कैसा नाम रखेंगे? सुरेश, रमेश, कमलेश, यही सब नाम तो रखेंगे। वहीं या चिंटू पिंटू, चिंटू रख दिया, पिंटू रख दिया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का नाम हम लोग मान लो चिंटू बुला रहे हैं और ऑक्सीजन का नाम हम मान लो पिंटू बुला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के समझ में तो यही सारे नाम आते हैं। वहीं कहीं किसी कोई फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है, उसने अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में अगर वो बात करेगा तो वो क्या बोलेगा? हो सकता है कि वो कुछ और बोले, हो सकता है वो बोले कि पीटर, ठीक है, हो सकता है बोले जॉर्ज। तो मान लो कि इंडिया का कोई बंदा वहां गया या वहां से कोई बंदा यहाँ आता है, तो वो तो बोलेगा कि भाई वाटर बनाने के लिए हमें 2 जॉर्ज 1 पीटर चाहिए। और हम बोलेंगे कि नहीं भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनाने के लिए हमें 2 चिंटू 1 पिंटू चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो हमारी भाषा समझ पाएगा ना हम उसकी भाषा समझे, तो कैसे करेंगे फिर काम? नहीं हो पाएगा ना। तो इस चीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया, जो कि डिसाइड करेगा कि भैया तुम चाहे कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर तुमको इसका नाम ऑक्सीजन ही रखना है, ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। तुम अपने अपने हिसाब से चिंटू, पिंटू, रमलेश, कमलेश नहीं बुला सकते, ठीक है, या जॉर्ज, पीटर और ये सब नहीं बुला सकते। आपको क्या बुलाना है? ऑक्सीजन ही बुलाना है। और ऑक्सीजन को लिखना कैसे? क ख ग घ नहीं लिख देना है, ऑक्सीजन को ओ लिखना है, बस दैट्स इट, फाइनल हो गया, ठीक है। तो अगर ये चीज ना हो तो आप सोचो कितना केओस हो जाए, है ना। तो इस चीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नेम्ड एज IUPAC, ठीक है, IUPAC। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसाइड करती है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या होगा
उसका नाम क्या होगा, ठीक है, उसको डिनोट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करता है कौन, IUPAC। अब इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा जा सकता है, वो क्या है, इंटरनेशनल, मैंने बोला आपको इंटरनेशनल है ये, है ना, इंटरनेशनल है, सारी कंट्रीज के लिए है। तो इंटरनेशनल, यू से हो गया आपका यूनियन ऑफ, पी से हो गया प्योर एंड ए से हो गया अप्लाइड और सी से हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। दिस इज हाउ दिस टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। आज हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और रिलेटिव एटॉमिक मास, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को समझा दिया और आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब कि कायदे से हमारी जो कॉन्वर्सेशन, जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी बैठ रही है। और IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका काम कुछ नहीं है, बस यही है कि वो जितनी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यही अप्रूव करता है, उसके बाद ही वो आगे लोगों तक पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ और इसके अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा क्रॉस वैलेंसी, यानी कि फॉर्मूला, किसी भी केमिकल का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम NaCl ही क्यों लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखते हैं, वही मैग्नीशियम क्लोराइड को हम MgCl2 लिखने लगते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं, NaCl, और मैग्नीशियम क्लोराइड को हम MgCl2 लिख देते हैं, ये 2 क्यों एक्स्ट्रा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई कम अप विद वीडियोस ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry, and if you have any thought or you have any suggestion or advice or any demand as well, you can definitely write it